हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। इसमें मेन वर्ब को सब्जेक्ट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। फाइनाइट वर्ब, द वर्ब which changes its form according to the person and number of the subject and the tense of the sentence is called a finite verb. वे verbs जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार खुद को बदल लेती हैं, स्वयं को बदल लेती हैं, वे फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। वैसे फाइनाइट का अर्थ होता है लिमिटेड, यानी कि सीमित। अर्थात ये वर्ब जो होती हैं ये अपने आप को सीमित कर लेती हैं, एक सब्जेक्ट में बांध लेती हैं। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होता जाएगा, इन्हें भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते जाना पड़ेगा। जैसे जैसे टेंस चेंज होगा वैसे ही इन वर्ब्स को भी चेंज होना पड़ेगा। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, he is a student, they are students। अब यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट हैं आई, ही एंड दे, और इन तीनों के साथ में अलग अलग वर्ब्स का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब्स चेंज हो रही हैं। एम, इज़, आर, तो ये सभी वर्ब्स हमारी फाइनाइट वर्ब हैं। ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन फिर भी हमारी जो वर्ब है गो, उसने अपने रूप को परिवर्तित कर लिया है। सबसे पहले जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उसके साथ ईएस लग गया है और वो गोज़ बन गई है, उसने अपने रूप को बदल लिया है। सेकंड सेंटेंस में जब पास्ट टेंस की बात आई तो उसने अपने आप को सेकंड फॉर्म में परिवर्तित कर लिया है। फिर तीसरे सेंटेंस में जब फ्यूचर टेंस की बात आई तो फिर से गो ने अपना रूप बदल करके, वेंट से रूप बदल करके गो कर दिया है। तो यहाँ पर तीनों सेंटेंसेस में अलग अलग टेंस चेंज होने की वजह से जो हमारी वर्ब है उसने भी अपने रूप को बदल लिया है। इसीलिए यहाँ पर गोज़, वेंट और गो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब, अब जैसे कि हम जानते हैं फाइनाइट का अर्थ होता है सीमित यानी लिमिटेड, तो नॉन फाइनाइट हुआ असीमित, यानी कि इसने अपने आप को किसी भी सीमा में नहीं बांध रखा है। द वर्ब which is not affected by the subject or tense of the sentence is called a non-finite verb। वे क्रियाएं जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को बदलती नहीं हैं या अपने फॉर्म को परिवर्तित नहीं करती हैं, वे नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। जैसे I want to learn English, he wants to learn English, they want to learn English। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे इन सेंटेंसेस में, तीनों सेंटेंसेस में दो दो वर्ड्स का प्रयोग हुआ है, एक want और एक learn। अब want वर्ब जो है यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर रही है। आई के साथ है तो want हो गई, ही के साथ है तो वॉन्ट्स हो गई, दे के साथ है तो फिर से वॉन्ट हो गई। इसका मतलब ये तो फाइनाइट वर्ब हुई। हाँ, ये फाइनाइट वर्ब ही है। तो दूसरी वर्ब जो हमारी है टू लर्न, वो आई के साथ है तो भी टू लर्न है, ही के साथ है तो भी टू लर्न है, और दे के साथ है तो भी टू लर्न है। यहाँ पर टू लर्न का अर्थ है सीखना। अब क्योंकि ना तो टेंस के अकॉर्डिंग और ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लर्न ने खुद को चेंज किया है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है।
अब हम ये भी समझ लेते हैं कि ये नॉन फाइनाइट आखिर किस टाइप का नॉन फाइनाइट है, क्योंकि नॉन फाइनाइट के भी 3 टाइप्स होते हैं ना। तो इस टाइप की जो नॉन फाइनाइट होते हैं जिसमें वर्ब से पहले टू लगा होता है और ये नाउन की तरह कार्य करते हैं, ये वर्ब जो होती है वो नाउन की तरह कार्य करती है, तो ये हमारी इन्फिनिटिव कहलाती है। इसको हम एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। टू प्ले फुटबॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर टू प्ले क्रिया करना नहीं है, ये पूरा एक नाउन बन रहा है। टू प्ले खेलना, फुटबॉल खेलना, इज़ है गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर इज़ हमारा वर्ब है और टू प्ले हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है जो एज ए इन्फिनिट नाउन वर्क कर रहा है। अब हम नॉन फाइनाइट का एक और उदाहरण समझेंगे। आई लाइक राइटिंग, ही लाइक्स राइटिंग, दे लाइक राइटिंग। मुझे लिखना पसंद है, उसे लिखना पसंद है, उन्हें लिखना पसंद है। यहाँ पर भी हम जैसे देख सकते हैं 2 वर्ब दिखाई देंगे हमें, लाइक और राइटिंग। यहाँ पर लाइक जो है वो खुद को सब्जेक्ट के साथ साथ चेंज कर रही है। आई के साथ है तो लाइक, दे के साथ भी लाइक और ही के साथ लाइक्स, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। लेकिन राइटिंग तीनों में से किसी सेंटेंस में खुद को नहीं बदल रही है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो राइटिंग को अगर हम वर्ब के अकॉर्डिंग देखेंगे, एकदम वर्ब की तरह देखेंगे, तो राइटिंग का अर्थ यहाँ होगा लिख रहा या लिख रही या लिख रहे, जो भी है। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ लिख रहा लिख रहे नहीं है, यहाँ पर इसका अर्थ है लिखना। मुझे लिखना पसंद है, उसे लिखना पसंद है, उन्हें लिखना पसंद है। तो यहाँ पर राइट के साथ ing जोड़ करके इस वर्ब को एक जीरंड बना दिया गया है। जीरंड जो नाउन की तरह कार्य करते हैं। वर्ब में जब हम ing जोड़ करके उसे एज ए नाउन यूज़ करते हैं तो वो जीरंड कहलाता है। एक और उदाहरण से हम इसे क्लियर करते हैं जीरंड को। वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज। चलना एक कसरत है। तो यहाँ पर वॉकिंग का अर्थ चल रहा नहीं है, यहाँ पर वॉकिंग को एज ए नाउन यूज़ किया गया है और यहाँ पर इसका अर्थ है चलना। चलना वैसे तो क्रिया है लेकिन यहाँ पर एज ए नाउन यूज़ हो रहा है, तो ये जीरंड है। अब हम एक और टाइप देखते हैं नॉन फाइनाइट का, जो कहलाते हैं पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, जिस तरीके से भी उस वर्ब को इस्तेमाल किया गया है। और पार्टिसिपल जैसे ही ये प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल बनता है तो ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है। देयर इज़ अ ब्रोकन ग्लास ऑन टेबल। टेबल पर एक टूटा हुआ ग्लास है। अब यहाँ पर ब्रोकन वर्ब को ग्लास के एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह नॉन फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल पार्ट है या टाइप है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। Everyone loves blooming flower। हर किसी को खिलता हुआ फूल पसंद है। ब्लूम का अर्थ होता है खिलना, ये एक क्रिया है और इसके साथ ing लगा हुआ है तो हम इसको खिल रहा है नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ है खिलता हुआ। ये एक एडजेक्टिव है और खिलता हुआ, क्या खिलता हुआ बता रहा है? फ्लावर। फ्लावर की विशेषता बता रहा है ये कि खिलता हुआ फ्लावर सबको पसंद है।
आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि इसमें आईएनजी लगा हुआ है तो ये जीरंड भी हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पर एज ए नाउन वर्क नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर इस फ्लावर की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ना कि जीरंड।